प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय अर्थात पाइथागोरस थ्योरम से संबंधित विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पाइथागोरस का प्रमेय। ये सब मैं आपके बुक से उसको क्रॉप किया हूँ। पाइथागोरस का प्रमेय यह ऑलरेडी आप लोग छोटी जो कक्षाएं हैं 8th में 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसका उपयोग हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। देखो उसमें लिखा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कोई अगर समकोण त्रिभुज जैसे देखो दिखाई दे रहा है PQR, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पहली बात, कर्ण किसको बोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए। जो 90 के सामने की भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। जैसे देखो यहाँ PR दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक ना। और अन्य दो भुजाएं समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं। तो जो कर्ण का वर्ग है वह क्या होगा, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिखा है PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अगर कोण P के सामने की भुजा अगर हम लोग स्मॉल p ले लें, कोण Q के सामने की भुजा हम लोग स्मॉल q ले लें, कोण R के सामने की भुजा अगर हम स्मॉल r ले लें, तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में और हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि यह थ्योरम आया कैसे। पाइथागोरस के त्रिक, त्रिक का मतलब 3 संख्याएं दी रहेंगी, ठीक ना। लिखा है ना, प्राकृत संख्याओं के त्रिक में यदि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उन्हें हम पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। एक उदाहरण देखो आपके सामने है 11, 60, 61। तीनों का पहले वर्ग कर लो। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 आ जाएगा, 61 का स्क्वायर करेंगे 3721 आ जाएगा। अब जो दोनों छोटी संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल करो। छोटी संख्या कौन सी है, 11 और 60। इन दोनों के वर्गों का योगफल देखो यहाँ पे किया गया 121 प्लस 3600, दोनों का टोटल किया गया, क्या मिला 3721। अब यह देखो जो यह टोटल आया है वह बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर है क्या, देखो यहाँ पे 3721 बराबर दिख रहा है। इसका मतलब कि 11, 60, 61 को हम पाइथागोरस का त्रिक बोलेंगे। समझ में आया आपको कि जो दो छोटी संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल बड़ी संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर आना चाहिए, तो हम उसे पाइथागोरस का त्रिक कहेंगे। अगला देखो 30, 60, 90 डिग्री माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म या प्रमेय भी बोलते हैं इसको। ये भी आप 9th में पढ़े हो। का यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसके न्यून कोण मतलब जो 90 से छोटे हों, 30 अंश और 60 अंश है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री हो, तो जो 30 डिग्री है जो 30 अंश है उसके माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की आधी होती है। मतलब जो 30 अंश के सामने की भुजा होगी वह कर्ण की क्या होगी, आधी होगी। तथा 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा लंबाई में कर्ण की कड़ी में 3/2 गुना होती है, जो 60 अंश के सामने की भुजा है। देखो एक फिगर बनाया गया है, इसमें एक कोण 90 है, एक 30 है, एक क्या है 60 है। 30 अंश के सामने की भुजा कौन सी है, यमन है। 60 अंश के सामने की भुजा कौन सी है, यलयन है। और आपका यलयन क्या है, कर्ण है, ठीक। तो 30 अंश के सामने की भुजा मतलब 30 अंश सामने की भुजा कौन सी हुई, यमन। यह कर्ण की क्या होगी, आधी होगी, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कर्ण, कर्ण मतलब एलियन। और 60 अंश के सामने भुजा मतलब क्या है, ये हमारा यलियम, ठीक ना। यह कर्ण की कड़ी में 3/2 गुनी होती है, किसका, कर्ण की। यलियन इसमें क्या है, कर्ण है, कड़ी में 3/2 गुनी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, कहा यदि यलियन इक्वल टू 6 सेंटी, एलियन मतलब कर्ण 6 सेंटीमीटर हो तो यमियन और यलियम का मान ज्ञात कीजिए। तो यमियन क्या है, आपको ध्यान देना है कि यमियन क्या है, 30 अंश के सामने की भुजा है ना, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, ठीक। और यलियम क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री है। तो हमें पहले यमियन निकालना, तो यमियन क्या है, 30 अंश के सामने की भुजा वो क्या होगी, कर्ण की आधी होगी, मतलब 1/2 क्या होगा, यलियन का 1/2। यलियन दिया है 6
तो इसको सॉल्व करोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगला देखो एलियम इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई एलियन, ये क्यों आया, 60 अंश के सामने की भुजा है तो उसमें √3/2 जाएगा, √3/2 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, ये भी देखो ये प्रमेय है 45 90 डिग्री माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म या प्रमेय। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उस एक समकोण त्रिभुज होगा, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा, अन्य दोनों कोण क्या हो 45 हो, इसलिए उसका नाम पड़ा है 45 90 डिग्री। तो बोला जब 45 अंश के सामने की भुजा है, 45 सामने की भुजा कौन सी है, देखो XY भी है और इसको अगर लेते हैं तो ये हमारा XZ भी है, XZ भी 45 के सामने की भुजा है और XY भी। का जो 45 अंश के सामने की भुजा है वह कर्ण की लंबाई का 1/√2 गुना होता है, कितना 1/√2 गुना। ये आप ध्यान दो, बोला ना x 90 डिग्री है, z और y 45 है, तो xy ये भी क्या होगा 1/√2 होगा किसका, कर्ण का, और xz भी क्या होगा 1/√2 होगा किसका, कर्ण मतलब zy का। एक छोटा सा एग्जांपल उसने लिया है कि अगर जो कर्ण है 3√2 हो, zy इक्वल टू 3√2 हो, तो xy और xz का मान ज्ञात करो, xy का मान ज्ञात करना है और xz का मान ज्ञात करना है। तो xy इक्वल टू xz इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों चूंकि इक्वल हैं, दोनों 45 की डिग्री के सामने के साइड्स हैं, तो 1/√2 मल्टीप्लाई ये दिया हुआ है, zy कितना दिया है 3√2, √2 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा कितना हो गया 3, तो xy xz कितना आ गया 3 हो गया। अगला टॉपिक समरूपता और समकोण त्रिभुज। एक देखो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, कहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्षलंब, पहले तो ये ध्यान दो कि समकोण त्रिभुज हमारा ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री है, जब कोण B 90 डिग्री हुआ तो कर्ण कौन सा हुआ, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन सा हुआ AC हुआ। अब इस AC पर एक शीर्षलंब डाला गया है, शीर्षलंब कौन सा है BD, हमने बताया था पहले भी कि शीर्ष से डाला गया लंब क्या कहलाता है शीर्षलंब। तो यहाँ पे समकोण से जो शीर्षलंब गया वो कौन सा है BD, एक शीर्षलंब डाला गया है, इससे दो त्रिभुज निर्मित हो रहे हैं। एक देखो यहाँ पे त्रिभुज ADB दिखाई दे रहा है, दूसरा त्रिभुज BDC दिखाई दे रहा है, दिखा है ना, शीर्षलंब से निर्मित दो त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। कहने का मतलब जो हमारा मूल समकोण त्रिभुज कौन सा है ABC है, और BD कारण दो पार्ट में डिवाइड हो गया त्रिभुज, तो एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, कुल मिला के तीन जो है इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो बोला जो तीनों त्रिभुज हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, तो दत्त में देखो लिखा है त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है, BD क्या है लंब है किस पर AC पर, A', D', C तीनों एक रेखी हैं। सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ADB है, ADB समरूप होगा किसके, ABC के, त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज BDC के। इस पे जरा नाम पे आप विशेष ध्यान देना, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, कि वह नाम अगर थोड़ा भी उल्टा पुल्टा लिखोगे आप तो जो संगत भुजाएं हैं वह क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, तो फिर आपको सॉल्व करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। आगे भी जब हम समरूप त्रिभुज के जो करने के बाद जब संगत भुजाओं का उपयोग करते हैं किसी प्रश्न में, तो वहाँ पे आपका जो उत्तर है वो क्या है, गलत आता है अगर आप संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर नहीं लेंगे तो। जैसे यहाँ देखो हमने जो नाम लिखा है त्रिभुज ADB, या ध्यान दो यहाँ पे ADB, हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, ADB पे आ रहे हैं। अब ADB में जैसे ये हमारा AB तो कर्ण हो गया, कर्ण को थोड़ा सा आप साइड में रख दो कुछ टाइम के लिए, AB जो है कर्ण सबसे चूंकि बड़ी भुजा होती है तो उसको थोड़ा अभी साइड में रखो। इसके अलावा देखो कौन सी, इसके बाद कौन सबसे बड़ी भुजा है, AD है, फिर उसके बाद कौन सी है, BD है, सबसे छोटी कौन सी, BD है। तो कर्ण को अगर ध्यान में न रखा जाए तो हम कहाँ से आ रहे हैं, बड़ी भुजा से होते हुए कहाँ आ रहे हैं, छोटी भुजा की तरफ, ADB आ रहे हैं। ठीक ना, तो चूंकि इसमें बड़ी भुजा से छोटी भुजा की तरफ आ रहे हैं तो यही सिस्टम हम क्या करेंगे अन्य दोनों त्रिभुज में भी हम लागू करेंगे। जैसे इसमें देखो अभी कैसे आएंगे, कर्ण को भी मत ध्यान मत दो, क्या आ जाएगा इसमें आएगा ABC हो जाएगा। इसमें देखो कर्ण को ध्यान, अगर इसमें देखो क्या है BC कर्ण है ना इस त्रिभुज में, तो इसको कर्ण को ध्यान नहीं देंगे तो क्या आएगा BDC। तो मतलब हम कैसे फॉलो कर रहे हैं कि छोटे कर्ण को अगर हम
साइड में रख रहे हैं, तो जो दोनों अन्य छोटी भुजाएं हैं उसमें हम बड़ी भुजा से कहाँ आ रहे हैं, छोटी भुजा की तरफ। ए डी बी आ रहे हैं, इसमें बी डी सी आ रहे हैं, इसमें ए बी सी आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि एक में बड़ी से छोटी पे आओ, एक में छोटी से बड़ी पे जाओ, तो वो भुजाओं का जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगे, और बाद में आपका जो रिजल्ट है उस पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न में तो नहीं, लेकिन आगे जो इस तरह के प्रश्न आएंगे उसमें इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक ना। तो आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको क्रम कैसे लेना है। तो अब देखो यहाँ पे अब उपपत्ति मारते हम लोग हैं, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए डी बी और ए बी सी मतलब मूल त्रिभुज में, ए डी बी देखो कैसे हमने नाम लिया, बड़ी से छोटी पे, तो यहाँ भी बड़ी से छोटी पर। ए बी सी में कोण डी ए बी सर्वांगसम कोण बी ए सी, डी ए बी देखो डी ए बी, यह देखो दिखाई दे रहा है ना, यह वाला कोण सर्वांगसम किसके, कोण बी ए सी, बी ए सी। देखो यह कोण क्या आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, देख रहे हो ना, और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन हो गया। और देखो कॉमन जो सामान्य कोण है उसका यहाँ भी देखो ध्यान दो, दिखेगा यहाँ देखो बीच में ए आया है, यहाँ भी बीच में ए आया है, तो सामान्य कोण में क्या होगा, जो लेटर होता है ना दोनों में देखो कॉमन होता है, देखो दोनों में बीच में आया है, ठीक, सामान्य कोण हो गया। इसके बाद एंगल ए डी बी, कोण ए डी बी देखो ये 90 डिग्री है, और कोण ए बी सी देखो ये भी 90 डिग्री, तो ये भी आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, प्रत्येक क्या 90 अंश हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ऑलरेडी पहले आप कसौटी पढ़ चुके हो कि दो कोण आपस में सर्वांगसम हो गए तो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हमने अभी किसको प्रूव किया, ए डी बी और ए बी सी को समरूप यहाँ दिखा दिया। अब आते हैं बी डी सी और ए बी सी में, देखो बी डी सी दिखाई दे रहा है, बी डी सी और ए बी सी में, ठीक ना। इसमें भी देखो कोण सी देखो दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा गया कोण बी सी डी सर्वांगसम कोण ए सी बी, क्या है, सामान्य कोण। इसके बाद कोण बी डी सी देखो यह 90 डिग्री है, और कोण ए बी सी भी 90 डिग्री है, तो यहाँ भी देखो दोनों प्रत्येक क्या हो गया, कोण कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज बी डी सी जो है समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के कोको कसौटी से। अब देखो ए इसको एक उसने ले लिया परिणाम, इसको दो ले लिया, तो एक और दो से हम कह सकते हैं, देखो दोनों में ए बी सी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी जो है समरूप हो गया किसके, त्रिभुज बी डी सी के। और ए डी बी और बी डी सी दो किसके समरूप हैं, ए बी सी के समरूप हैं, तो हम कह सकते हैं तीनों जो त्रिभुज हैं वो परस्पर क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया बी डी सी के, बी डी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए बी सी के, चूंकि दो सब एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक, और दोनों में त्रिभुज ए बी सी कॉमन है, तो जो तीनों त्रिभुज परस्पर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अगला टॉपिक ज्यामिति माध्य का प्रमेय, या इसको बोलते हैं ज्यामिति माध्य का उपप्रमेय भी बोलते हैं। पुरानी किताब में उपप्रमेय शब्द का उपयोग किया है, यहाँ पे प्रमेय शब्द लिखा है, तो आप जानते रहो कि उपप्रमेय भी लिखा जाता है और प्रमेय भी लिखा जाता है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड, जिसे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है त्रिभुज पी क्यू आर है, यहाँ लंब जो ये 90 डिग्री है, यहाँ से क्या किया गया है, लंब खींचा गया, वही शीर्ष लंब जो आप इसके पहले पढ़े हो क्यू एस ना। जो लंब रेखाखंड है वह कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामिति माध्य होता है। कर्ण देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, पी एस और एस आर, तो जो इसका स्क्वायर मतलब क्यू एस जो है इसका स्क्वायर किसके गुणनफल के बराबर होगा, पी एस और एस आर के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान दो कैसे, उसका छोटी सी उत्पत्ति है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एस जो है परपेंडिकुलर है किस पर, एस आर पर, लंब है उस पर, है ना, सॉरी पी आर पर, क्यू एस लंब है किस पर, पी आर पर। तो ये 1, 2 और मूल त्रिभुज तीनों परस्पर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, लेकिन हम तीनों नहीं लेंगे, यहाँ पे केवल हम लेंगे त्रिभुज क्यू एस आर, ये दिखाई दे रहा है, यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी एस क्यू के। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, छोटी से बड़ी भुजा की तरफ गए हैं ना, तो यहाँ भी देखो छोटी से हम कहाँ गए हैं, बड़ी भुजा की तरफ। जैसे आप जो भी सिस्टम फॉलो करोगे, जो एक त्रिभुज में फॉलो करोगे वही दूसरे त्रिभुज में भी आप फॉलो करोगे। अगर मान लो उल्टा पुल्टा लिखोगे तो यहाँ क्या होगा, क्यू एस का, जैसे यहाँ देखो क्यू एस का संबंध किससे आ रहा है, पी एस से, आप सही तरीके से नहीं लिखोगे तो यहाँ क्यू एस का संबंध पी एस से नहीं आएगा, और आपका प्रश्न जो है उत्तर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस क्रम को जरूर ध्यान देना। तो क्यू एस अपान पी एस इक्वल टू एस आर अपान एस क्यू हो गया। तीसरे वाले जो अनुपात है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो तो क्यू एस अपान पी एस इक्वल टू एस आर, ये क्यू एस एस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस लिख सकते हैं, एक ही बात है क्यू एस या एस क्यू। तो क्यू एस मल्टीप्लाई क्यू एस इक्वल टू कितना हो गया, क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस में एस आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, पी एस मल्टीप्लाई
एस आर, मतलब जो लंब डाला गया है, शीर्ष लंब डाला गया उसका स्क्वायर इक्वल टू कर्ण जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, कौन सा डिवाइड हुआ, पी एस और एस आर के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, बहुत ही कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और बहुत कई बार जैसे हमने स्टार्ट किया जब ये चैप्टर, तभी मैं बोला कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब कैसे वो आता है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज अगर है तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वही कर्ण का वर्ग से देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कर्ण कौन सा है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा है साध्य में दत्त में, वही कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें रचना करेंगे, जो बी डी है देखो इसको असल में डैश से दिखाना चाहिए, लेकिन बुक में आपके डायरेक्ट खींच दिया है, तो आप जब भी परीक्षा में करोगे रचना हमेशा क्या करते हैं, डैश से दिखाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है और सामने वाले को समझ में आता है कि यह रचना है। तो बी डी देखो यहाँ पे लंब खींचा गया है किस पर, ए सी पर। तो ये भी देखो क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, सॉरी त्रिभुज दो पार्ट में डिवाइड हो गया और एक मूल त्रिभुज है, तो तीन त्रिभुज मिले आपको, एक मूल त्रिभुज और एक ये और एक ये ना। तो इसके पहले जस्ट अभी पढ़े कि समकोण त्रिभुज की समरूपता के गुणधर्म से कि अगर बी डी जो लंब डाला जाए कर्ण पर तो मूल त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो मूल त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज ए डी बी, सब जो है समरूप त्रिभुज बी डी सी, तीनों त्रिभुज परस्पर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब इसमें से दो हम लेंगे, पहले उसने क्या किया है, लिया है त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी, ये देखो ए बी सी मूल त्रिभुज और ए डी बी ये ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक ना, दोनों त्रिभुज लिया है। तो चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जैसे हमने बोला कि इसका क्रम वही रहना चाहिए, जैसे मान लो आप ए बी डी लिख दोगे तो यहाँ पे क्रम गलत हो जाएगा, इसलिए आप क्रम पे ध्यान देना। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, तो संगत भुजाएं का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए डी इक्वल टू बी सी अपान डी बी इक्वल टू ए सी अपान ए बी। तीनों अनुपात लिखना बहुत जरूरी नहीं है, अगर आप डायरेक्टली दो अनुपात भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, चालाकी ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी में आप ध्यान दोगे तो ए बी देखो दोनों में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है और ए डी बी में भी आ रहा है, तो जो दोनों त्रिभुज में भुजाएं आ रही हैं उसी का वर्ग आएगा। आई बात समझ में। अब वर्ग कैसे आएगा, जब एक यहाँ अंश में हो और एक यहाँ हर में हो, तभी ना मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक में वह जो कॉमन साइड है वो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तब आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर मिलेगा। तो उसमें देखो ध्यान रखना है, इसलिए ए से मान लो अगर आप लोग तीनों लिख लिए, तीनों भुजाओं का अनुपात, तो देखेंगे उसमें ए बी किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, और यहाँ एक अंश में आ रहा है, यहाँ हर में आ रहा है, तो हम इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। इसको लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जैसे हमने बताया कि आप इसको लिख सकते हो। अब देखो तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, ए डी मल्टीप्लाई ए सी मिला, ठीक, एक रिजल्ट हमको मिल गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी। अब ऐसे देखो हम लेंगे त्रिभुज, फिर मूल त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है नीचे वाला उसको लेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, है ना, यहाँ से ही क्योंकि तीनों त्रिभुज हैं, चाहो तो आप इसको परिणाम 1 दे दो और यहाँ लिख दो परिणाम 1 से, यहाँ भी लिख सकते हो परिणाम 1 से, ठीक, नहीं लिखोगे तो जैसे किताब में दिया वैसे भी चलेगा। तो देखो फिर वही संगत भुजाओं का अनुपात लिख दिया है। अब आप ध्यान दो ए बी सी और बी डी सी में कॉमन क्या है, बी सी है, देखो इस त्रिभुज में भी बी सी आ रहा है, इस त्रिभुज में बी सी आ रहा है, तो बी सी वाला अनुपात हम लेंगे। बी सी वाला अनुपात कौन सा है, बी सी अपान डी सी और ए सी अपान बी सी, देखो यहाँ भी अंश में आ रहा है, यहाँ हर में आ रहा है, यही चीज़ उसने यहाँ पे लिखा है। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी मल्टीप्लाई ए सी। अब फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, राइट को राइट में, तो यहाँ देखो क्या है, ए बी स्क्वायर तो यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या है बी सी स्क्वायर तो यहाँ आ गया, यहाँ ए डी मल्टीप्लाई ए सी है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ डी सी मल्टीप्लाई ए सी वो यहाँ आ गया, ठीक। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बाएँ को बाएँ में जोड़ देंगे और दाहिने को दाहिने में, ठीक। अब इन दोनों में देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ए सी देखो यहाँ भी आ रहा है, ए सी यहाँ भी आ रहा है, तो ए सी को क्या हो गया कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए डी और यहाँ पे क्या बचेगा डी सी, तो ए सी इन ब्रैकेट क्या आ गया ए डी प्लस डी सी। अब ए डी और डी सी देखो आकृति में, ए डी और डी सी इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी मिलेगा, ए डी और डी सी को ऐड करने पर ए सी मिल जाएगा, तो यहाँ देखो ऐड किया गया तो क्या मिला ए सी। अब ए सी मल्टीप्लाई ए सी हो गया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमको, ए सी स्क्वायर, ठीक। अब इसी को उल्टा लिख लो, तो ए सी स्क्वायर को बाएं तरफ कर दो और ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर को दाहिने तरफ, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगला
पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम। अभी आप क्या पढ़े, पाइथागोरस की प्रमेय पढ़े, अब उसके विलोम पे आ जाओ। विलोम में क्या दिया है कि हम समकोण त्रिभुज प्रूव करते हैं, मतलब कि उसका दिखाते हैं कि वह कोण क्या है 90 डिग्री, और पाइथागोरस के प्रमेय में 90 डिग्री दिया रहता है। हम ये प्रूव करते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। जो वहाँ दत्त है वो यहाँ साध्य बन जाता है, वहाँ जो साध्य यहाँ पे दत्त बन जाता है। क्या यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही चीज आप वहां पे प्रूफ किए थे, इसमें दे दिया है, तो वह त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है मतलब उसका एक कोण अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो दत्त में त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर इक्वल टू दिया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूव करना है कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री या त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। अब देखो चूंकि ये किताब के दूसरे हिस्से में था, तो ये सब मत लिख देना 34 ये सब या 2.8 2.9, क्योंकि मैंने ये सब किताब से ही क्रॉप कर लिया है सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए। तो अब रचना देखो, त्रिभुज PQR इस प्रकार की एक हम पूरा एक त्रिभुज की पूरा रचना करेंगे, ठीक ना। इसमें देखो एक तो हमने यहाँ त्रिभुज खींच दिया, ठीक, और दूसरा त्रिभुज की हमने रचना किया PQR। यहाँ पे देखो 90 डिग्री दिया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। यही हमें प्रूव करना है कि यहाँ ये कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। क्या त्रिभुज PQR इस प्रकार खींचिए कि AB इक्वल टू क्या हो, PQ हो। अब इस पे देखो उसको देना चाहिए, सिंबल देना चाहिए, दिया नहीं, आप इसको बना लेना, इस पे एक सिंगल लाइन खींच देना, इस पे एक सिंगल लाइन खींचना। AB इक्वल टू क्या है, PQ है, इस पर डबल छोटी सी लाइन खींच देना। BC इक्वल टू क्या दिया है, QR, और एंगल PQR इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। ये इस प्रकार हम इसको रचना करेंगे कि AB PQ के बराबर हो, BC QR के बराबर हो, और ये कोण कितना हो, 90 डिग्री। अब देखो इसमें तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो इसमें जब पाइथागोरस का यूज करोगे क्या आएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्यों इसमें पाइथागोरस की प्रमेय यूज होगा, चूंकि ये 90 अंश दिया हुआ है, यहाँ नहीं हम कर सकते, चूंकि यहाँ पे 90 अंश दिया है, तो इसलिए हम इसमें यूज करेंगे। PR स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब ध्यान दो PQ स्क्वायर, PQ के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AB। कैसे, यहाँ देखो PQ के प्लेस पे क्या है, AB है, और QR के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, BC। यहाँ देखो QR के प्लेस पे हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि BC इक्वल टू क्या है, QR है। तो हमें क्या मिला, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल गया, ठीक है ना। PQ के प्लेस पे हमने AB कर दिया, QR को रिप्लेस कर दिया BC के हिसाब से। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाओ, कहाँ, दत्त में। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AC स्क्वायर। क्या मिला हमको, PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर मिल गया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, PR इक्वल टू क्या मिला हमें, AC मिल गया। अब PR इक्वल टू AC मिल गया, इसके पहले हमारे पास क्या अवेलेबल था, AB जो है सर्वांगसम PQ था, BC सर्वांगसम क्या था, QR था, सर्वांगसम मतलब बराबर, और अभी जस्ट हमने प्रूव कर दिया कि AC सर्वांगसम क्या है, PR के। तो देख रहे हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR। कौन सी कसौटी, भू कसौटी, भुजा भुजा कसौटी से, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं परस्पर क्या हो गई, सर्वांगसम हो गए। इसको उसने डायरेक्टली लिख दिया, आप चाहो तो दिखा सकते हो, AB सर्वांगसम PQ, BC सर्वांगसम QR, AC सर्वांगसम PR, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो कोण ABC सर्वांगसम किसके हो जाएगा, कोण PQR के। अब कोण Q कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए कोण B भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए कोण ABC बराबर कोण PQR इक्वल टू 90 डिग्री। उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया उसको, अब चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये वीडियो समाप्त हुआ, वीडियो बार बार देखिए, उसको समझिए। बहुत सारे विद्यार्थी उसको वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं, इसलिए उनको समझने में दिक्कत होती है। आप बार बार देखोगे तो जो चीज़ है आपको क्लियर होती जाएगी, समझ में आती जाएगी, और समझने का आप बढ़िया से प्रयास कीजिए, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।